नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भागीरथ अकेडमी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अशोक जानू आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो अपना ताम्र पाषाण काल चल रहा था, उसमें आगे अपन ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं में ही आज पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता। तो शुरू करते हैं। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में आती थी। पहले कहाँ आती थी? सीकर, राजस्थान। सीकर राजस्थान में आती थी। 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों की घोषणा की, जिसमें नीम का थाना नया जिला बना। नीम का थाना नीम का थाना जिला बना। वर्तमान में आपको पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में आती है, तो आप क्या बताएंगे? नीम का थाना जिले में आएंगे। कब बना? 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 को घोषणा हुई थी। घोषणा करने वाले कौन थे? तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत। तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जिलों की घोषणा की, जिसमें नीम का थाना नया जिला बना। अब गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर में आती थी, अब किस में आती है? नीम का थाना जिला में आती है। और नीम का थाना जिला का औपचारिक उद्घाटन किया गया था 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 से नीम का थाना जिले का औपचारिक उद्घाटन किया गया, जिसके बाद में गणेश्वर सभ्यता कहाँ आने लग गई? नीम का थाना जिले में आने लगी। अब आपको पता है कि गणेश्वर सभ्यता कातली नदी के किनारे कातली नदी के किनारे बसी ताम्र पाषाण काल की सभ्यता है। काल की सभ्यता है। कातली नदी के किनारे, कातली नदी कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, जो भी अब नीम का थाना में आने लग गई है, पहले सीकर में आती थी। कातली नदी के किनारे बनी एक बसी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में सर्वाधिक जो उत्खनन में सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, वो हुए हैं, सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं तांबे से बने। तांबे के सर्वाधिक उपकरणों का यहां से मिलना, इसको ताम्र पाषाण काल की जननी कहता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी कहता है। ताम्र पाषाण काल की नहीं, ताम्र सभ्यताओं की जननी। तो गणेश्वर को क्या कहा जाता है? ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्र सभ्यताओं की जननी व ताम्र सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और इसे ताम्र पाषाण काल की सभ्यता होने के साथ साथ पुरातत्व के नए अवशेष प्राप्त होने के कारण इनको, गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व का पुष्कर। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? गणेश्वर सभ्यता को। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे?
गणेश्वर सभ्यता को। अब बात आती है कि गणेश्वर सभ्यता में उत्खनन किसने किया। उत्खनन करता, उत्खनन करता, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977 में आर.सी. अग्रवाल ने किया। इसने किया आर.सी. अग्रवाल, जिनका पूरा नाम रतन चंद्र अग्रवाल है। इन्होंने 1977 में उत्खनन किया। इसके बाद में दूसरा जो उत्खनन किया गया वो किया गया 1978-79 में। वो करने वाले थे विजय कुमार। विजय कुमार के द्वारा उत्खनन कब किया गया? 1978-79 में, जिन्होंने विस्तृत उत्खनन किया था। इन्होंने क्या किया? विस्तृत उत्खनन किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे, तो आप बताएंगे रतन चंद्र अग्रवाल। और अगर आपसे पूछ ले कि विस्तृत उत्खनन करने वाले कौन थे, तो आप बताएंगे विजय कुमार, 1978-79 में। अब बताओ कि गणेश्वर सभ्यता से, गणेश्वर के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य, जिनमें पहला जो साक्ष्य आता है वो आता है मृदभांड। मृदभांड बोल सकते हो, मर्द पात्र बोल सकते हो, जो लाल काली मिट्टी, लाल काली चिकनी मिट्टी से बने हैं। लाल काली चिकनी मिट्टी से बने हैं। लाल काली चिकनी मिट्टी से बने मर्द पात्र या मर्द भांड यहां से प्राप्त होते हैं, जिन पर काले व नीले रंग से सजाया गया। इनको सजाया किससे गया है? काले व नीले रंग की धारियों से सजाया गया। नीले रंग की धारियों या रेखाओं से सजाया गया। धारियों एंड रेखाओं से सजाया गया है। एक इनका नाम मिलता है। इन मर्द भांडों को क्या कहा जाता था? करसप वर्णी, करसप वर्णी मृद पात्र। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करसप वर्णी मर्द पात्र कौन से सभ्यता स्थल से मिले हैं, तो आप क्या बताएंगे? गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पड़ता है? नीम का थाना जिला राजस्थान में, जो पहले आता था सीकर जिले में। गणेश्वर कौन सी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है, तो आप बताएंगे कातली नदी। कातली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और इसमें जो मर्द पात्र प्राप्त हुए हैं उनको कहा जाता है करसप वर्णी मर्द पात्र, मर्द पात्र कहा जाता है। अब इससे आगे आता है उत्खनन में और हमें क्या प्राप्त हुआ मर्द भांड के अलावा। मर्द भांड के अलावा दूसरे नंबर पर अपन तांबे के औजार, हमें यहां से तांबे के औजारों में क्या क्या मिला है? तीर की नोक मिली है, बर्छे के फलक मिले हैं, बांसियां मिला है, सेल्ट मिली है, कंगन मिले हैं, छेनी मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, सुइयां मिली है, दोहरी पेचदार सीरा वाली सुई भी हमें यहां से प्राप्त हुई है। तो लिखेंगे तीर के नोक, बर्छे के फलक, तीर के नोक, बर्छे के फलक, सुइयां, सुई, कंगन, सेल्ट, तीर के नोक, बर्छे के फलक, सुई, कंगन, सेल्ट, मछली पकड़ने के कांटे,
मछली पकड़ने के कांटे हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें प्राप्त हुए मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं गणेश्वर से। मछली पकड़ने के कांटों के अलावा यहाँ पर हमें तांबे की छेनी मिली है, और एक जो मुख्य विशेषता है वो आप नोट लगा के लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, नोट गणेश्वर से दोहरी पेचदार सीरा वाली सुई प्राप्त हुई है। ये जो दोहरी पेचदार सुई प्राप्त हुई है हमें, दोहरी पेचदार सिरा वाली जो सुई प्राप्त हुई है, ऐसी सुइयां हमें पश्चिमी व मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? पश्चिमी व मध्य एशिया से। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि गणेश्वर से ऐसी सुइयां पश्चिम व मध्य एशिया को निर्यात की जाती थी। गणेश्वर से तांबा निर्यात किया जाता था, किसको? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को। आगे लिखेंगे, गणेश्वर से तांबा निर्यात मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किया जाता था। यहां से तांबा निर्यात किसको किया जाता था? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को तांबा निर्यात किया जाता था। अब इसमें जो मुख्य विशेषता और आती है गणेश्वर में, गणेश्वर सभ्यता में एक हमें क्या मिला है? तांबे का संदूक मिला है। तांबे का संदूक कपड़े टांगने की हैंगर जैसी आकृति, हैंगर जैसी आकृति। यहां से मछली के जो कांटे मिले हैं, उनका, मछली पकड़ने के जो कांटे मिले हैं उनका भी यहां से निर्यात किया जाता था। आपको पता है मछली पकड़ने के कांटों का निर्यात हड़प्पा कालीन सभ्यता से पूर्व, हड़प्पा कालीन सभ्यताओं से पूर्व ताम्र पाषाण काल की गणेश्वर सभ्यता का जो मुख्य कार्य था वो था तांबा निर्यात। कौन सा था? तांबा निर्यात। तांबा निर्यात में, तांबा निर्यात में गणेश्वर अग्रणी सभ्यता है। सभ्यता है नहीं थी, क्योंकि उस समय ताम्र पाषाण काल की सभ्यता के बाद में जो हड़प्पा संस्कृति प्रचलन में आई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो सिंधु नदी घाटी में हमें स्थल प्राप्त होते हैं, उनसे जो तांबा निर्यात किया जाता था वो गणेश्वर से निर्यात किया जाता था। इसके कई प्रकार के हमें साक्ष्य मिले हैं। इसमें दोहरी पेचदार सीरा वाली सुई जो पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया में भी पाई गई है। मछली पकड़ने के कांटे हमें जो यहाँ से प्राप्त होते हैं वो भी कई जगह से हमें प्राप्त हुए हैं। इससे गणेश्वर की इंपॉर्टेंस का हमें पता चलता है। तो अब आपको पता चल गया गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बताएंगे कासली नदी के किनारे स्थित। गणेश्वर सभ्यता कासली नदी के किनारे नीम का थाना जिले में स्थित है। पहले कौन से जिले में? सीकर जिले में। 7 अगस्त 2023 ने औपचारिक उद्घाटन के बाद में कातली
नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिले में आवड़गी। तो आपने याद रखना है कि गणेश्वर सभ्यता कटे है नीम का थाना जिले। और राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो गणेश्वर ने और डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब आपकी ताम्र पाषाण काल, जो पाषाण काल का जितना चैप्टर था वो आज समाप्त हो गया है। इसके बाद में अगली क्लास जब अपन पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। अभी मैं आपको कुछ इससे गणेश्वर सभ्यता संबंधित क्वेश्चन करवाता हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, यहां से भारी भारी मात्रा में भारी मात्रा में ताम्र पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो ऑप्शन आता है, यहां से माइक्रोलिथिक टूल्स प्राप्त हुए हैं। तीसरा जो ऑप्शन आता है, यहां से मर्द भांड की सजावट नीली व काली रेखाओं में मिली है। चौथा जो ऑप्शन आता है, उपर्युक्त सभी। तो आपको क्या बताना है, गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहां से भारी मात्रा में ताम्र पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, यहां से माइक्रोलिथिक टूल्स प्राप्त हुए हैं, यहां से मर्द भांड की सजावट नीली व काली रेखाओं में मिली है, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। दूसरा आता है, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? तो गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना में पड़ती है। और एक आपसे पूछ ले कि गणेश्वर सभ्यता को तांबा कहां से सप्लाई होता था, तांबा आता कहां से था? क्योंकि गणेश्वर में तांबा का उत्पादन नहीं होता, मतलब तांबा नहीं निकाला जाता है। तो तांबा आता था खेतड़ी व सिंघाना क्षेत्र से, सिंघाना क्षेत्र से तांबा आपूर्ति गणेश्वर को की जाती, सिंघाना क्षेत्र से तांबा आपूर्ति गणेश्वर को की जाती थी। तो तांबे की आपूर्ति कहां से की जाती थी? खेतड़ी व सिंघाना क्षेत्र से। अब आपसे अगर पूछ ले कि ताम्र निधियां, सबसे ज्यादा ताम्र निधियां कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आपको बताना है, ये गणेश्वर से अलग ही है क्वेश्चन। सर्वाधिक ताम्र निधियां,
ताम्र निधियां का मतलब है तांबे के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है गुगेरिया। गुगेरिया गुगेरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। गुगेरिया मध्य प्रदेश से सर्वाधिक ताम्र निधियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें 424 ताम्र हथियार हैं। क्या मिला है? 424 ताम्र हथियार मिले हैं। 102 चांदी की मुहरें मिली हैं। 102 चांदी की मुहरें। सबसे बड़ा जो ताम्र पाषाण उपकरणों का जखीरा है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। तो आपको पूछ ले कहाँ से मिला है, तो आप क्या बताएंगे? गुगेरिया महाराष्ट्र से। इंपॉर्टेंट बनता है सर्वाधिक ताम्र निधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो गुगेरिया मध्य प्रदेश से। जिसमें क्या क्या मिला है? अंगूठी मिली है, सेल्ट मिली है। इसमें क्या क्या मिला है? इसमें मिली है अंगूठी, सेल्ट, कटारी। अंगूठी, सेल्ट, कटारी, खड़ग, हारपून जो मछली पकड़ने का ही एक औजार होता है, चूल मिला है, ये भी मछली पकड़ने का औजार होता है। और आदमी जैसी कुछ मूर्तें भी प्राप्त हुई हैं। आदमी जैसी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाओं का सम्मान करें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।